थैंक यू सो मच गीता मैम। जी सर, मैं इंट्रोडक्शन आपका कर लेती हूँ। हाँ, मैं शुरू करूँ? हाँ सर, 1 मिनट 2 मिनट मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके मैडम, ओके। गुड इवनिंग ऑल। सॉरी फॉर यस्टरडे कुछ एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए हमने नहीं कर पाए अनिल सर को, और आई एम रियली सॉरी अनिल सर एंड आर्या सर, जो आप लोग ने वेट किया और पेशेंस रखा हमारे लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारे जो ब्रह्मांड के ऊपर और भी बहुत सारी विस्तार में है जो हमें नहीं पता, तो अनिल सर जो हमारे साथ में आज के जो गेस्ट हैं, ये बहुत ही डीपली है ना स्टडी कर चुके हैं। आर्या सर भी वैसे ही है। आर्या सर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट वो बहुत ही जल्दी है ना हमारे साथ में होंगे। उससे पहले हम अनिल सर के साथ में हम वार्तालाप करते हैं, ताकि वो हमें और भी अच्छे से समझा सके कि हम इस टॉपिक को और इतना और ज्यादा नॉलेज दे सके। बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है इस टॉपिक के बारे में। तो प्लीज वेलकम अनिल कुमार थानवी हमारे शो में आने के लिए। आप अभी अपने इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, और आपकी सभी टीम के सदस्य, आपको भी और अनिल त्रिपाठी सर को भी, मैडम को भी, गीता सचदेवा मैडम को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और मैं इस मंच पर पहले भी अपना प्रस्तुतिकरण कर चुका हूँ, और बहुत सी बातें जो है, जो देश के वैज्ञानिकों की तरफ सभी को मैं निवेदन कर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, और बीकानेर राजस्थान का एक पश्चिमी जिला है बीकानेर, वहां पे मैं एक टीचर हूँ। सर्विस मेरी 34 साल के करीब हो गई है, और पहले मैं एक प्रयोगशाला सहायक था, फिर शिक्षक बना, और अभी वर्तमान में मैं शिक्षक का दायित्व निभा रहा हूँ। और मेरी एस्ट्रोनॉमी में रुचि मैं बताऊं, जब हेलिकॉमेट आया था 85-86 की बात है, तो उस समय मैंने हेलिकॉमेट को देखा, और उसके बाद में मेरे रुझान एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा हुआ। मैं स्काई मैप देखता था, कॉन्स्टेलेशन को सर्च करता था, खूब देखता था, और टेलीस्कोप बनाने की कोशिश करता था। उस समय 17-18 साल का था मैं, और इस तरह से रुचि बढ़ी, और मैं लाइब्रेरी में बैठ के काफी पुस्तकों को स्टडी करता था। बहुत से मैगजीन, साइंस मैगजीन का भी, विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, और भी कई मैगजीन थी जो देश विदेश से आती थी हमारा कॉलेज का लाइब्रेरी में। देखिए कि इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ा कि मैंने एक आर्टिकल लिखा, और जयंत नार्लिकर अपने देश के बहुत बड़े खगोलशास्त्री वर्तमान में है, और स्टीफन हॉकिंग के बैच के, उनको पत्र लिख के आर्टिकल साथ में संलग्न करके भेजा, और उनसे निवेदन किया कि कृपया इस पे अपने विचार बताइए। उस समय आयुका के प्रथम डायरेक्टर थे जयंत नार्लिकर, और उन्होंने विचार किया। बात उन्होंने कही कि आर्टिकल तो ठीक है, लेकिन इसमें गणित का अभाव है, गणित होना जरूरी है। ऐसे करके फिर मैंने, जब मैं बीएससी करके मैं अपने सर्विस में आ गया, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की ये रुचि ये मेरी बढ़ती गई। मैंने पहली बार क्लास के अंदर अपने प्रोफेसर के सामने कहा, जब मैं, सर आगे हैं, सर आपका स्वागत है, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, टाइम निकाला हमारे लिए। मैं निवेदन करूंगा, हम इस वार्तालाप को, इस चर्चा को बड़े रिलैक्सली, बड़े आराम से, तसल्ली से करेंगे, और मैं अपनी बातों को तो बताऊंगा ही, साथ में बहुत सी ऐसी बातें मैं शेयर करना चाहता हूं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में भी चल रही है, और पहले भी। मैं अपने मोबाइल को थोड़ा टर्न कर लूं, मुझे लगता है कि ये हॉरिजॉन्टल, आप सही लग रहे हो सर।
सही है। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब सही। तो मैडम जी, मैं ये निवेदन करता हूँ, जब मेरे को लोग सुनते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप कितने पढ़े हुए हो आप? क्या ऐसे ऐसा ये आइडिया कहाँ से लाए और कैसे सोचते हो आप? मैंने आयु का रिसोर्स सेंटर एक उदयपुर में है, हमारे राजस्थान में, और देश में ऐसे 6 सेंटर है आयुका के, रिसोर्स सेंटर है। वहां पर मैंने अपने दौलनीय ब्रह्मांड की बात बताई और इसके जियोलॉजी पर, भूगर्भ विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से अपनी बात कही। और मैं आपको बताऊं कि भूविज्ञान के लोगों के सामने मैंने अनेक बार अपनी बात रखी कि किस तरह से पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, महाद्वीप महासागर कैसे बने। मैं जियोलॉजी का नहीं हूं, मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूं। और लोगों को मैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो आम जनता के बीच में ये बात मैं करता था, लोग कहते थे आम पब्लिक को क्या पता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें बदल रहा है बहुत तेजी से। लोगों के तर्क बड़े गजब के होते हैं, लोगों के प्रश्न बड़े गजब के होते हैं। इसके लिए गैलीलियो जैसे व्यक्ति ने भी, जब बड़े वैज्ञानिकों ने सुनना बंद कर दिया, बड़े लोगों ने सुनना बंद कर दिया, तो आम पब्लिक के बीच में हम बात करें। जैसे आपका ये मंच है, इस मंच के माध्यम से मुझे लगता है ना जाने कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और तर्क वितर्क करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 89 में बीएससी कर दिया, उसके बाद में भी मैं एस्ट्रोनॉमी का रुझान मेरा खत्म नहीं हुआ। ये जुनून इस तरह से मेरा बढ़ता गया। तो आपको बताऊं, सर्विस के बाद में घर के लोगों ने कहा इसको छोड़ो, सब ये सब अपने गृहस्थी का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने मित्रों से मिलो और ऊंचे पद पर जाओ, ताकि आपको ज्यादा सुनेंगे लोग। बात तो क्या है कि सही थी। मेरे मित्र भी कहते थे कि आप बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो शायद आपको और बड़ा मंच मिलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में विचारों का एक विशाल जुनून, समझ लीजिए झुंड, समझ लीजिए कि ऐसा एक विचारों का प्रेशर था कि मैं लिखता रहता था खूब कागज मैंने लिख करके। गाइडेंस मुझे किसी ने नहीं की, बल्कि मजाक उड़ाया, बल्कि हंसे लोग। लेकिन कहते हैं ना कि लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ मेहनत का फल मिलता है। अगर आपका विचार सकारात्मक है, आपका सोचने का तरीका सकारात्मक है, तो दुनिया ध्यान जरूर देगी और लोग सुनेंगे। तो मैं कॉलेज में जाता था, यहाँ के कॉलेज, डूंगर कॉलेज है, वहां जाता था और मैं अपनी बात रखता था कि मैं दौलनीय ब्रह्मांड के बारे में सोचता हूँ। फिर जब मुझे उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर SN जाफरी, तो उन्होंने काफी मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत समझा, बहुत जाना और कहा कि आपको अच्छी तरह से मौका देंगे हम, और आपको आयु का रिसोर्स सेंटर पर अच्छी तरह से, आपको आयु का रिसोर्स सेंटर पर अच्छी तरह से आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो कोऑर्डिनेटर SN जाफरी सर, उस समय आयुका के डायरेक्टर नरेश दादी थे और रणजीव मिश्रा वहां पे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उन्होंने कहा मिस्टर थानवी को आप मौका दे सकते हैं। मैंने अपनी बात रखी वहां पे, अपनी पुस्तक दिखाई। मेरी लैंग्वेज हमेशा डिस्टर्ब ही रहती थी, मैं इंग्लिश इतनी शानदार नहीं जानता,
लेकिन फिर भी प्रयास करता रहता हूँ। और हिंदी में तो मैं बोलता हूँ, लिखता भी हूँ, बहुत लिखता हूँ। सोशल मीडिया का जमाना आया फिर, जब एक मंच राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बनाने का प्रयास किया। आज मैं खुश हूँ कि अनिल त्रिपाठी सर जैसे एक विज्ञान संचालकों का उन्होंने जो दल बनाया है, जो एक बहुत बड़ा एक टीम बनाई है, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक मैं कहता हूं कि ऐसी मतलब एक परंपरा छेड़ दी है, एक ऐसी चर्चा की परंपरा छेड़ दी है कि ये मंच हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जिसके पास में कुछ नवाचार है, कुछ नए सोचने का तरीका है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मैंने पीडीएफ भेजा आपको, दी ऑसिलेटिंग साइक्लिक यूनिवर्स का एक पीडीएफ, छोटा पीडीएफ है वो, और एक पीडीएफ और भेजा था पुस्तक का। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि दौलनीय ब्रह्मांड क्या है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं और क्या कारण है। देखिए, ये बात शुरू हुई भारतीय दर्शन से। हिंदू माइथोलॉजी में पहले कहा जाता था चक्रमय ब्रह्मांड के बारे में। आप विकिपीडिया में देख सकते हैं या दूसरे अनेक लोगों से भी, वैज्ञानिकों से भी, हमारे ऋषि मुनि लोग सोचते थे कि ये ब्रह्मांड जो है ये सर्जन करता है, फिर विनाश होता है, फिर चक्रमय ढंग से फिर सृष्टि बनती है, फिर नष्ट होती है, और बार बार सृजन और विनाश का ये क्रम चलता रहता है। और इससे से एक साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी हमारे विद्वान लोगों के दिमाग में थी। मेरे पास उन लोगों की पुस्तक है जो वाइब्रेटिंग यूनिवर्स के बारे में या साइक्लिक यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, या चक्रमय ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं। और वर्तमान में भी ऐसे अनेक ब्रह्मांड विज्ञानी है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट है, जो इस तरह की बातें सोचते हैं कि यूनिवर्स जो है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में, सापेक्षवाद में, कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड होगा, फैलता जाएगा, कितना फैलेगा, आखिर तो ये फिर नष्ट हो जाएगा ऐसे फैलते रहने से। कुछ ऐसा पैरामीटर इक्वेशन में रखना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो इक्वेशन थी, सापेक्षवाद की समीकरण थी, कि उस पैरामीटर का एक कंट्रोल ये हो कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन और एक्सपेंड होने के बाद में वो अगेन कांटेक्ट होना शुरू हो, और पॉइंट मास से एक्सपेंड होके इनफाइनाइट तक तो एक्सपेंड हो ही नहीं सकता, कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और फ्राइडमान ने सबसे पहले कहा यूनिवर्स एक्सपेंड होता है, तो कॉन्टेक्ट यानी बिग बैंग और बिग क्रंच। बिग बैंग शब्द क्या है, फ्रेड हॉयल सर ने यूज किया, जैन नालिका सर ने उनके साथ में काफी रिसर्च किया क्वाजिटेटिव स्टेट कॉस्मोलॉजी पर। और साइक्लिक यूनिवर्स की बात तो छोटी नहीं, अभी भी दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं, प्रश्न करते हैं लोग भी, आम जनता भी प्रश्न कर लेती है कि साहब ये आप कहते हो कि ये फैल रहा है, तो कितना फैलेगा, कोई लिमिट तो होगी। तो मैं आपको बताऊं कि जब शोधकर्ताओं के सामने ऐसे प्रश्न आए, तो वर्तमान में रोजर पेनरोज है, और भी कई ऐसे लोग हैं, अपने भारत में भी है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरे पास में उन शोध पत्रों का कलेक्शन है कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा जो है अब बहुत ज्यादा लोग स्वीकार करने लग गए हैं। पहले से, इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पहले से अब बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम शुरुआत करें तो मैं
हरिशंकर आर्य जी को निवेदन करूंगा कि वो पीडीएफ को धीरे धीरे चलाते हैं, तो मैं शायद उसको प्रेजेंटेशन के रूप में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। शायद हरिकृष्ण आर्य जी लाइन पे हैं अभी। हरिकृष्ण आर्य जी। हाँ सर, सर उनका नेटवर्क इश्यू चल रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ वो शायद तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सर है ना, बताओ आपको एक हरे कृष्णा सर का नेटवर्क इश्यू चल रहा है, तो मे बी हम इसको कंटिन्यू करते हैं सर। आप अपने हिसाब से जितना होता है उतना आप कर लीजिए, फिर हम इसको एंड कर देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ मैं मैडम एक बात तो मैं एक बात और निवेदन कर रहा था कि ये चर्चा हालांकि प्रयास यही रहता है कि इसको सीमित शब्दों में सीमित समय में इसको पूरा किया जाए, लेकिन मुझे मुझे लगता है जहां तक ये 3-4 बार में ये करीब इसका पूरा प्रस्तुतिकरण हो पाएगा, और हम प्रयास करेंगे कि जो सुनने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी ये बात समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, ये पुस्तक है, इसका पीडीएफ आपको भी शायद सेंड किया इसका। और सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन, शायद आप देख पा रहे हैं। ए न्यू एंड कंप्लीट डिफरेंट थिंकिंग। तो ये जर्मनी में पब्लिश हुई, और इसका विमोचन एक बहुत बड़े मैं बताऊं कि अपने देश के बहुत बड़े नेता हैं, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने, हमारे राजस्थान से हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया। मैं सबसे पहले तो आपको ध्यान दिलाऊंगा कि इसमें 7 चैप्टर है टोटल, और मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये समर्पित किया है कि ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग which does not let you sleep। तो शुरुआत करने से के साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने 7 चैप्टर में ये बात कही है कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, और इसके विज्ञान पे, संपूर्ण विज्ञान पे क्या इसके प्रभाव होंगे, चाहे भू विज्ञान हो, चाहे अर्थ साइंस हो, चाहे प्लेनेटरी साइंस हो, चाहे सोलर साइंस हो, चाहे स्टेलर साइंस हो, चाहे पूरे यूनिवर्स की बात करें। तो सबसे पहले तो आपको, आप मेरे पीछे ये चित्र देख रहे हैं ना, ये इन चित्रों का कोई मतलब है कि हमारे इस पूरे आ, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलर है, कुछ सिमेट्रिक है। ऐसा कहने वाले दुनिया में और लोग भी है, और वो ये कहते हैं कि कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न एग्जिस्ट। एक कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो सभी जगह अस्तित्व रखता है। मैं आपको बताऊं, वाल्टर रसेल एक नाम है, उन्होंने भी ऐसी चर्चा की थी, और इसी तरह से अभी वर्तमान में दुनिया के अनेक लोग सोचते हैं कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जैसे आपको बताऊं कि हिंदू माइथोलॉजी में जो इस तरह से आप देखते हैं कई स्ट्रक्चर धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हमारे, कि कई ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, जैसे स्वस्तिक का चिन्ह, ये ऐसे कहाँ से अस्तित्व में आया, ये कैसे, बहुत सी बातें मैं बात करूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात शुरुआत कर देता हूँ एक बार, कि आप मेरे पीछे कुछ गैलेक्सियों के, कुछ नेबुलाओं के चित्र देख रहे हैं, और मैं उन चित्रों के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ।
ये चित्र हैं जो अ, मैं आदरणीय हरिकृष्ण आर्य जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप उस पीडीएफ को जो मैंने आपको सेंड किया अगर चला सकें तो हम एक एक करके बात कर सकते हैं, अगर संभव हो तो। पीडीएफ आपने उनको भेजा है क्या? गीता सर जी को भेजा आपको है भी क्या? सर आपको भी पीडीएफ भेजा था, दी ऑसिलेटिंग साइक्लिक यूनिवर्स। बहुत लंबा है वो, पीडीएफ है उसमें। हाँ, ठीक है, देखता हूँ। मैं आपको निवेदन करूंगा कि सर हम इस चर्चा को आज पूरी कर पाए, संभव नहीं है। ना करीब ना, हमें पूरी नहीं हो पाएगी आज नहीं हो तीन चार पाएगी। सर 3-4 भागों में हमें इसको पूरा करना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैं मतलब निवेदन करूंगा मैक्सिमम, कि हाँ, हाफ एन आवर जो है ना, आधा घंटा या 40 मिनट, हाँ जी, हाँ फिर जी, क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस भी बोर हो तो जाते हैं, वो फिर हाँ इंटरेस्ट बिल्कुल, नहीं मैं इंटरेस्ट नहीं सहमत हूँ। लेते। तो आज आप इंट्रोडक्टरी हो जाएगा उसका और उसके बाद पार्ट वन आप शुरू करें। जी, आप उसका पार्ट 1 चला दें तो अ, मैं देखता हूँ, देखें, मैं कोशिश आराम करता से। हूँ। हाँ, हाँ, आप तो तब मैं तक तब तक बोलिएगा। हाँ बोलता रहूंगा अब मैं। आप तो ज्योत्सना जी की, हमारे इस ब्रह्मांड में कई प्रकार की नेबुलाएं हैं, कई प्रकार की गैलेक्सियां हैं, रेगुलर गैलेक्सियां, कुछ इरेगुलर गैलेक्सियां, और कुछ स्पाइरल गैलेक्सियां हैं, कुछ इलिप्टिकल गैलेक्सियां हैं, कुछ फेमस नेबुलाएं हैं, ईटा कैरिना, और इस तरह से स्पाइडर नेबुला, और इस तरह से और भी अनेक, कैट्स आई नेबुला, ऐसे अनेक नेबुलाएं हैं जिनका स्ट्रक्चर पैटर्न देखें तो बड़ा एक विचार आता है कि इसमें मैटर का मूवमेंट कैसे हो रहा होगा। ऐसा कहने वाला मैं अकेला नहीं, और दुनिया के अनेक वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि अगर ये नेबुलों में ये जो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो वो पैटर्न क्या हमारे आसपास की चीजों से मेल खाता है, हमारे आसपास के तारों से, आसपास के ग्रहों से, और हमारे पृथ्वी पर लिविंग नॉन लिविंग के साथ में उसका कुछ रिलेशन बनता है। तो वो सिमेट्रिकल पैटर्न क्या है, ये भी आज सोचने की बात है, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो गामा रे बर्स्ट के चित्र हैं, और इस तरह से ब्लैक होल के एक्रीशन के जेट के चित्र हैं, न्यूट्रॉन स्टार के चित्र हैं, ऐसे अनेक नेबुलों के चित्र हैं। और मैं समझता हूं कि उनको अगर उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उन सभी नेबुलों पर, उन गैलेक्सियों पर, हमारे दिमाग में ऐसा सोचने को हमें कि ये पैटर्न आखिर कैसे बना, क्योंकि लगता ऐसे है जैसे एक आपको बताऊं कि एक नेबुला तो ऐसी है जैसे डमरू की तरह। ये इस तरह से स्ट्रक्चर कहाँ से आया? अब आस्था की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये महादेव जी का डमरू है, ये भगवान शिव का ये डमरू है, और वैज्ञानिक लोग भी अपनी बात कहते हैं। तो देखिए आपके सामने ये जो चित्र है, पीछे मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, ये इस तरह से ये जो अलग अलग चित्र हैं, ओवरग्लास नेबुला, ईटा कैरिना नेबुला, और इस प्रकार से सुपरनोवा के और गामा रे बर्स्ट के, और इस तरह से अनेक चित्र आपके सामने दिख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप पीडी स्पाइडर नेबुला भी है इसमें, आंट नेबुला भी है, और अनेक नेबुलाओं के चित्र हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पीडीएफ चला देंगे तो शायद हम एक एक पर गौर कर पाए कि एक आज एक तो आप नेबुला केवल इंट्रोडक्टरी जो है ना वो बता दीजिएगा, और वो अपने डिस्कस कर पार्ट। लेंगे पहले पीडीएफ देख अच्छा करके, अच्छा। क्योंकि उसके लिए भी जो है एडमिन जो हैं गीता जी हैं,
तो गीता अच्छा जी यदि मदद करेंगी तो वो हो पाएगा। ठीक है। अच्छा। तो तब तक मैं अपनी पुस्तक का ये पुस्तक है जो हाँ, आपको ये मैंने बता भेजा दीजिए, था। आप इंट्रोडक्टरी बता दें। ठीक हाँ है। जी। तो देखिए, ये गामा रे बर्स्ट के चित्र हैं और ऊपर जो ये जो चित्र हैं वो अ, एक ब्लैक होल के एक्रीशन और जेट, ये इस तरह से तारे और तारों के ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये जो आपके सामने एक तारे को निकलते हुए इस तरह से हम्म, स्पाइरल होते हुए, ये सब मैंने नासा की वेबसाइट से लिए हैं। हम्म, कोई डुप्लीकेट नहीं है, ना किसी और ने बनाए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट से, हम्म, नासा की वेबसाइट से। और इससे से ये जो आप खूब सारी गैलेक्सियों के चित्र और भी खूब सारी है। हम्म, मैंने 9 कलेक्ट किए हैं, तो और अनेक गैलेक्सियां, एनजीसी गैलेक्सियां हैं, हम्म, स्पाइरल गैलेक्सियां हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सियां हैं। तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि आखिर इनमें मैटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ये जो आपके सामने मैं चित्र बता रहा हूँ, कि इस तरह से आपके सामने जो नेबुलाओं के चित्र है ये, और क्वाजार, और इस तरह से आपके सामने और भी नेबुला है। ये स्पाइडर नेबुला है, ये रेड रेक्टेंगुलर नेबुला है। ये नीचे, सॉरी, ये नीचे वाली जो है इनका नाम है रेड रेक्टेंगुलर नेबुला। और इस तरह से ये गैलेक्सियों के चित्र हैं और ये पल्सेटिंग स्टार के चित्र हैं। मैं इन सब से क्या कहना चाहता हूँ वो मैं उस बात पे आता हूँ। पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये देखिए आपके सामने, जरा इन पर गौर कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर क्यों बना, कैसे बना, आखिर ये पैटर्न, बटरफ्लाई नेबुला, अनेक तरह की नेबुलाएं हैं। ये देखिए आपके सामने, ये इस तरह से ये वाली ईटा कैरिना नेबुला है, ये वाली इधर वाली। तो इन पे रिसर्च हुई है, बाकायदा रिसर्च हुई है। आखिर आखिर जैसे अपना ये मिल्की वे गैलेक्सी में ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखता है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक्रीशन और जेट क्यों बनी, और इस एक्रीशन में एकदम स्पाइरल होते हुए ऐसे अंदर घुस रही है। और आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए। तो मैं बार बार अनेक लोगों को कहता हूँ कि इनमें जो मैटर का मूवमेंट जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि एक डायरेक्शन में हो रहा है? इसका हाफ पार्ट ऊपर वाला और आधा नीचे का, आधा ऊपर आधा नीचे, जो आपके सामने इस तरह से जैसे ये है, इसका आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे, इस तरह से ये ईटा कैरिना नेबुला है और गैलेक्सियां हैं कई। तो क्या इनका आधा हिस्सा ऊपर का और आधा हिस्सा नीचे का, क्या एक डायरेक्शन में चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है, जहां मुझे लगता है, पहले तो मैं अपनी बात कहूंगा कि ये ऐसा लगता है कि अपर पार्ट इज मूविंग क्लॉकवाइज एंड लोअर पार्ट इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज। क्योंकि इन चित्रों के एनिमेशंस, इनके स्ट्रक्चर काफी नासा की वेबसाइट पर भी है, और उन सबको बड़े ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि नॉर्थन साउथर्न पार्ट, ऊपर और नीचे का हिस्सा एक तरह से ट्विस्ट हो रहा है, कसा जा रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो आपके सामने जो चार्ट है, तो ये पूरा जो चार्ट है आपके सामने, तो आप कह सकते हैं कि इस चार्ट में जो ये अलग अलग चित्र हैं, इन सब को ध्यान से गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि मैटर का ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है, और इसमें पदार्थ और द्रव्य और ऊर्जा मथी जा रही है, और इनमें क्या है, घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसा कहने के पीछे और भी कारण है, केवल ये ही कारण नहीं है। मैंने और भी अनेक चित्रों का कलेक्शन किया है जो आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हम
सीमित समय के अनुसार ही बात कर रहे हैं। तो ये जो चित्र देखे आपने, तो इनमें जैसे जैसे आपको बताऊं कि ये जो एक तारे को निकलते हुए चित्र है कि इस तरह से एक ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए एक तारे को इस तरह से निकल रहा है, तो वास्तव में ट्विस्टिंग तो हो रहा है। एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा किस तरह से ट्विस्ट और टाइट होते हुए, मथे जाते हुए और इस तरह से कसे जाते हुए स्प्रिंग की तरह कसावट हो रही है, और हम जो छोटे पैमाने पर हम सब देख रहे हैं, हमें वो वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे इनके पैटर्न से, इसके ज्योमेट्रिकल पैटर्न से मैं आपको फिर दोबारा स्मरण दिलाना चाहूंगा कि दुनिया में अनेक लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि वास्तव में ये स्पाइरल या इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर का कारण ये है कि वो टॉरस बताते हैं कि ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर क्या है, टॉरस। लेकिन मैं जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अभी आगे उसकी मैथमेटिक्स की भी बात करूंगा कि वास्तव में इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये पहला चैप्टर मैंने इसी बात पर फोकस किया है, कंसंट्रेट किया है कि वास्तव में सारा का सारा यूनिवर्स है जो सर्पिल गैलेक्सियों की मिसाल है। जी अनिल सर, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब हरिकंश सर आप वेलकम, और आप अपनी नॉलेज को इसको एक्सप्रेस करने के लिए प्लीज आइए और अपना इंट्रोडक्शन भी शॉर्ट में दे दीजिए। मैं हरि कृष्ण आर्य, मेरे से भारतीय विज्ञान संचारक समूह के करीब करीब सभी जो नियमित या समय समय पर देखने वाले दर्शक हैं निश्चित रूप से परिचित हैं। मुझे विज्ञान लेखन और विज्ञान संचारण में बहुत अधिक रुचि है और बहुत लंबे समय से विज्ञान संचारक के रूप में कार्य करता रहा हूं, और इस मंच पर भी विशेषकर एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जानकारियां प्रतिमाह देता हूं। ये आज की वार्ता का जो क्रम प्रारंभ हुआ है, निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय विषय कहा जा सकता है। देखिए, विज्ञान अन्य बातों से थोड़ा सा भिन्न है। विज्ञान ने आज कोई आविष्कार किया है, कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो सिद्धांत जो है वो सदैव के लिए ही मान्य हो जाएगा। विज्ञान ने इस बात के लिए छूट दी है कि आज यदि कोई सिद्धांत बना है, कोई थ्योरी बनी है, तो उस पर और गहन परीक्षण किया जाए, उस पर विश्लेषण उसका किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी किया जाए, और उसके बाद में यदि कहीं कुछ और अन्यथा चीज हमें फाइंड आउट होती है तो हम उसको बदल भी सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक वो जैसे कहते हैं पत्थर पे लकीर या लोहे की लकीर बन जाना, विज्ञान एक ऐसी चीज नहीं है। विज्ञान में नित नई जो जानकारियां आती हैं या खोज के अन्वेषण के जो नए नए साधन, तरीके, उपकरण खोजे जाते हैं, उनकी परिप्रेक्ष्य में जब भी हमें कोई नई जानकारी प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं कि पहले जो हमें जानकारी थी उस जानकारी के लिए हम कह देते हैं कि आज के संदर्भ में ये जानकारी सही है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास, ये जो यूनिवर्स है उसके ओरिजिन के अनेक सिद्धांत हैं। अभी जो मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग का सिद्धांत है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे सिद्धांत जो हैं अस्तित्व में आए हैं।
लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो उनके लिए, और उनके जो निष्कर्ष हैं वो व्यापक पैमाने पर देखे जाएं, तो उसके बाद में हम उस चीज को स्वीकार कर सकते हैं। अनिल जी एक छोटे से विद्यालय में कार्यरत होते हुए भी एक बहुत बड़ी सोच के साथ हमारे बीच आए हैं और एक नया सिद्धांत लेकर के आए हैं। एक तो ओरिजिन की जहां तक बात है यूनिवर्स की, तो बिग बैंग जो है उस सिद्धांत पे उन्होंने थोड़ा कुछ परिवर्तन किया है। और आज हालांकि इनकी वार्ता समाप्त नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा कि वार्ता का ये क्रम जो है ये लंबे समय तक चलने वाला है। अभी थोड़े समय पहले जुलाई माह में ही नासा ने एक अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो अनिल जी के सिद्धांत का समर्थन करता है, बेरी सेंट्रिक थ्योरी। अब तक हम ये मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है या अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अब बेरी सेंट्रिक थ्योरी जो आई है नासा की तरफ से, वो ये कहती है कि आवश्यक नहीं कि ये केवल परिक्रमण ही कर रहे हों। जैसे मैं बहुत ही संक्षेप में समझाना चाहूंगा बेरी सेंट्रिक सिद्धांत को, अनिल जी भी इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। जैसे हम क्या करें कि किसी एक कमरे में ऊपर नीचे बाएं दाएं सब तरफ मैग्नेट लगा दें और बीच में हम कोई लोहे की चीज रखें, तो जब आकर्षण बल यदि बराबर होता है उन सब का, तो वो अधर में लटकी हुई रह जाएगी। तो ठीक इसी तरह का ये बेरी सेंट्रिक थ्योरी है। तो अनिल जी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि छोटे छोटे इसको स्टेप्स में बांट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बेशक ये महीने 2 महीने 3 महीने तक चले, एक सप्ताह का दिन निश्चित कर लिया जाए। आज जैसे सोमवार का हो सकता है, रविवार का हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि 30 से 40 मिनट का समय जो है पर्याप्त होता है, क्योंकि इससे लंबा समय यदि रहेगा तो फिर दर्शकगण जो बोर होने लग जाएंगे। और इनको जो कोई प्रस्तुतिकरण की चीज है तो वो पीपीटी बना करके थोड़ा पहले भेज देंगे, हम गीता जी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको, या ये खुद भी उसको प्ले कर सकते हैं, मैं उनको तरीका बता दूंगा खुद प्ले करने का। तो आगे जो ये चीज बताना चाहेंगे वो प्रेजेंटेशन की सहायता से फुल स्क्रीन पर उनका प्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जी हाँ, ये हम एक काम करेंगे कि हम इसको है ना महीने में एक बार और है ना इसको प्रेजेंटेशन या फिर कुछ और भाग में करेंगे ताकि लोगों को इसमें डीप नॉलेज मिले, क्योंकि अभी तक इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। तो अनिल सर, आप कुछ जाते जाते कुछ अपनी एडवाइस या कुछ देना चाहते हो जो यंगस्टर है और लोगों को इसमें बहुत रुचि तो बहुत होती है, उनको पता नहीं होता है क्या। मैं ये कहना चाहूंगा एक आवाज जी सर सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आवाज आप बोलिए सर, डोंट वरी, हमें सुनाई दे रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति आज का कहता है कि मेन पॉइंट पे आइए, सीधा ऐसे चलता है कि जब हम उनको इधर उधर की बातें बताते हैं तो वो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले आइजैक न्यूटन के सामने भी यही बात कि आइजैक न्यूटन कहते थे व्हाट इज द बेसिक ऑपरेटिंग फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्स, बाकी सारा ब्रह्मांड
वो कैसे कौन से एक फॉर्मूला से ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से स्टीफन हॉकिंग भी कहते थे, इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला, वो एक सूत्र क्या है जिससे सारा यूनिवर्स काम कर रहा है। तो आज के युवा लोग इसी तरह से सोचते हैं। आप तो हमें सवाल की बात ये बताइए कि वास्तव में पूरा या दूसरे ग्रह है या सौर मंडल है, ये गैलेक्सियां है या नेबुला है, तो वो फॉर्मूला एक कौन सा है जिससे सारा यूनिवर्स काम कर रहा है। तो ये पूछते हैं कि वास्तव में आप सार की बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ दूसरे ग्रह भी और रोटी प्लैनेट इसी प्रकार से हमारा सूर्य, दूसरे तारामंडल, गैलेक्सियां, नेबुला, कोई घूर्णन नहीं करते। वास्तव में वो क्या है, ये एक रेशियो बना हुआ है और सारा का सारा यूनिवर्स रेशियो पर बटा हुआ है। जैसे यूनिवर्स जो है तारे भी हो रहे हैं, गैलेक्सियां भी हो रही है, नेबुला भी हो रही है। युवा लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आप घूर्णन नहीं करते तो आप ये डे नाइट और कैसे समझाए। तो मेरा युवाओं से निवेदन है और सभी जो विज्ञान संचालक है वो ये समझने का प्रयास करें कि वास्तव में जैसे घड़ी के 3 पहिए होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। जिस तरह से क्या है कि मैकेनिकल घड़ी काम करती है, उसके 3 पहिए होते हैं। जो घंटे का जो मूवमेंट होता है तो वो धीमी गति का, मिनट का और धीमे और सेकंड का और धीमे। तो हमारा ये यूनिवर्स एक की तरह काम कर रहा है। तो आज के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, लेकिन ये चर्चा जो है अभी इसमें बहुत सी चीजें बाकी है। महाद्वीप महासागर कैसे बने, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, सौर मंडल कैसे बना, मेरे पास भी इसके प्रूफ है। इन सबको अपने अलग अलग टॉपिक पे ले लेंगे, अलग अलग टॉपिक पे ले लेंगे अपने, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अलग अलग। आप भी जाते जाते जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको क्या आप मैसेज दोगे? मैं एक ही कहूंगा, नया सोच, बस नया यही बात हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, कुछ नया सोचते हैं। बस ये बात जो है हमारा अलग हटके करें। ये मैं युवाओं के सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करना चाहूंगा। ठीक है, बढ़िया। अच्छा संदेश दिया है इन्होंने। जी सर, हरी सर आपका कोई मैसेज लास्ट में हमें सब समाप्त? देखिए, इन्होंने बता ही दिया है, युवा जो है एक नवीन सोच के साथ, और ये नहीं कि कोई सिद्धांत पहले से है तो हम उसको चिपक जाए। खुला मन होना चाहिए और हम हमारी सोच खुली रखेंगे, कोई नए सिद्धांतों को हमें समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। और हम यदि हमारी कहानी बंद रखते हैं कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है कि तब हम वंचित रहे। यही कहना है। बहुत थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम
निकालने के लिए हमारे इस मंच पे आपने बहुत ही बड़ी और बहुत डीप लेवल की जो बातें कही है, जो नॉलेज आपने शेयर किया है, अभी बहुत मैं डीप इसके लेवल लिए पे है मैडम। मैं इसके लिए मैं चाहूंगी अनिल सर, मैं आपको पर्सनली है ना मैं मैनेजरी को कॉल करूंगी और मुझे इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच हरि सर एंड अनिल सर। फिर से एक बार फिर से हम करेंगे और अच्छी लेवल पे छोटे छोटे टॉपिक पे करेंगे, ताकि जनता जो हमारे व्यूवर्स है उनको जल्दी समझ में आए। ठीक है, मेरा ये निवेदन है कि ये चर्चा होनी चाहिए। जी जी 100% सर, 100%। बिल्कुल। यस। ठीक है।